के अपने YouTube चैनल आरके विद एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शिक्षण विधियों की जो हमारी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज चल रही थी, उसके भाग 5 में आज हम 20 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप सभी को पता है कि रीट का जो सिलेबस है उसके अंदर शिक्षण विधियों की जो हमारे पास में अंक बार है वो 50 नंबर का है। तो हम इस वाले भाग में 20 प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं, और ये प्रश्न ऐसे हैं कि जो बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं और आने वाले एग्जाम में भी ये पूछे जाएंगे। तो आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। इससे पहले अगर आप इन प्रश्नों को पीडीएफ के रूप में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आरके विद एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर ले, सर्च कर ले आप जाके, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी इसकी। और अगर आप इन प्रश्नों को एक साथ देखना चाहते हो तो हमने एक रीट टीचिंग मेथड के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप वहां से जाकर विजिट कर सकते हो। एक साथ आपको सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न इस प्रकार से दे रखा है कि कौन सी विधि बालकों को अनुभव से सीखने के लिए प्रोत्साहित करती है। अब ये प्रश्न ऐसा नहीं है कि ये केवल हिंदी भाषा के लिए है, ये हिंदी के लिए भी है, ये गणित के लिए भी है, संस्कृत के लिए भी है। संस्कृत में केवल इतना सा अंतर होगा कि ये संस्कृत लैंग्वेज में आ जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज में आ जाएगा, सामाजिक में भी है, हिंदी में भी है। सारे सब्जेक्ट के अंदर ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन 1 दे रखा है व्याख्यान विधि दे रखा है, ऑप्शन 2 दे रखा है परियोजना विधि दे रखा है, ऑप्शन 3 दे रखा है वाद विवाद दे रखा है, ऑप्शन 4 दे रखा है डेमोन्स्ट्रेशन विधि दे रखा है, ऑप्शन 4 दे रखा है, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो कौन सी विधि बालकों को अनुभव से सीखने के लिए प्रोत्साहित करती है? तो व्याख्यान विधि नहीं करती, वाद विवाद एक तो परियोजना विधि में है और एक वाद विवाद भी नहीं है, और डेमोन्स्ट्रेशन विधि। ये दो विधियां इस प्रकार की है जो बालक को अनुभव से सीखने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो डेमोन्स्ट्रेशन विधि तो एक तरीके से प्रदर्शन विधि हो गई, भाई किसी भी चीज को हमने करके दिखा दिया बालक को, तो उससे उसको इतना अनुभव नहीं मिल पाएगा जितना वो परियोजना विधि में कर पाएगा। क्योंकि परियोजना विधि क्या होती है? परियोजना विधि में बालक को खुद को एक प्रोजेक्ट दिया जाता है करने के लिए, और उसको कुछ काम भी और उसको क्या दिया जाता है? कुछ समय दिया जाता है, 1 सप्ताह का या 4 दिन का या 5 दिन का, ऐसे कुछ समय दिया जाता है। और उसको प्रोजेक्ट को पूरा करके लाने का उसको जो टाइम मिलता है, उसके बाद में वो बालक उस पर खुद कार्य करता है और उस अनुभव मिलते हैं। तो सबसे ज्यादा जो अनुभव से सीखने के लिए प्रोत्साहित जो करती है वो है परियोजना विधि। कौन सी विधि है? परियोजना। अगर परियोजना विधि नहीं होती है तो इसमें डेमोन्स्ट्रेशन विधि हम कर सकते थे। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमें सबसे ज्यादा बेस्ट आंसर इनके अंदर निकालना होता है। टीचिंग मेथड में कभी कभी ऐसा लगता है मन को कि ये आंसर भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, लेकिन हमको उसके अंदर से सबसे अच्छा और सबसे उपयुक्त आंसर है वो छांटना होगा। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा इसके बाद में शिक्षण की डेमोन्स्ट्रेशन विधि का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन 1 दे रखा है छात्रों को अनुभव प्रदान करना, ऑप्शन 2 दे रखा है छात्रों को अभ्यास कराना, ऑप्शन 3 दे रखा है छात्रों को जानकारी देना, ऑप्शन 4 दे रखा है छात्रों की जांच करना, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो शिक्षण की डेमोन्स्ट्रेशन विधि का मुख्य जो उद्देश्य है वो है छात्रों को अनुभव प्रदान करना। क्या है? छात्रों को अनुभव प्रदान करना। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब हो गया प्रदर्शन करके दिखा देना, किसी भी चीज का प्रदर्शन करके दिखा देना। डेमो देना मतलब किसी चीज का दिखा देना। जैसे साइंस में हमारा कोई प्रयोग है तो हम उसको प्रयोग को क्या कर सकते हैं? डेमो करके दिखा सकते हैं, डेमो करके दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा बच्चों की सक्रिय भागीदारी किस विधि में सबसे अधिक होती है? ऑप्शन 1 दे रखा संवाद विधि, ऑप्शन 2 दे रखा पाठ्य पुस्तक विधि, ऑप्शन 3 दे रखा प्रयोगात्मक विधि, ऑप्शन 4 दे रखा व्याख्यान विधि, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो बच्चों की जो सक्रिय भागीदारी किस विधि में सबसे अधिक होती है? तो संवाद विधि में नहीं होती है, पाठ्य पुस्तक विधि में नहीं होती है, व्याख्यान विधि में तो नीरस विधि होती है। तो सबसे ज्यादा जो सक्रिय भागीदारी जो बालक निभाते हैं वो होती है प्रयोगात्मक विधि। कौन सी विधि? प्रयोगात्मक विधि में बालक सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं, और ये बाल केंद्रित विधि है। बाल केंद्रित विधि है। बाल केंद्रित विधियां वह है जिनको बालक को मतलब सेंटर में रख के और उन विधियों का निर्माण किया गया है जिसमें बालक सबसे अधिक सक्रिय होता है, सबसे अधिक क्रियाशील होता है, और गतिविधि आधारित जो विधियां हैं वो सब बाल केंद्रित विधियों के अंदर शामिल की जाती है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी विधि बालक केंद्रित नहीं है? ऑप्शन 1 दे रखा है खोज विधि, ऑप्शन 2 दे रखा है व्याख्यान विधि, ऑप्शन 3 दे रखा है संवाद विधि, ऑप्शन 4 दे रखा है समस्या समाधान विधि, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। निम्न में से कौन सी विधि बालक केंद्रित विधि नहीं है? तो खोज विधि बालक केंद्रित है, संवाद विधि भी है और समस्या समाधान विधि भी है। लेकिन जो व्याख्यान विधि है ये बालक केंद्रित नहीं है, ये शिक्षक केंद्रित विधि है। शिक्षक केंद्रित विधि है क्योंकि इसमें केवल शिक्षक ही सक्रिय होता है, और बालक सामने बैठकर उनका जो व्याख्यान है उसको सुनते रहते हैं। तो ये जो विधि है एक तो ये प्राथमिक स्तरों के लिए, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए एक तो उपयुक्त नहीं है, प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए उपयुक्त नहीं है। ये माध्यमिक स्तर के लिए ये उपयुक्त विधि है। माध्यमिक स्तर पर थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं और जो बालक हैं उनका ध्यान भी क्या रहता है? शिक्षक की तरफ रहता है। और प्राथमिक स्तर पर अगर आप बोलते जा रहे हो तो बालक में निरस्ता आ जाएगी और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सो भी जाए आपका व्याख्यान सुनकर। तो माध्यमिक स्तर पर यह उपयोगी विधि है
उपयोग विधि है। और इसका जो एक उपयोग ये है कि इसका एक लाभ ये है कि जब बच्चों की विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा हो तो व्याख्यान विधि उपयुक्त मानी जाती है। विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा हो तो जो ये विधि है व्याख्यान विधि ये उपयुक्त है। और इसके जो दोष है वो आपको पता ही है, क्योंकि ये शिक्षक केंद्रित है तो इसमें शिक्षक ही सब कुछ होता है। तो सही आंसर अपना इसका जो रहेगा वो रहेगा, पूछा गया था अपन से बालक केंद्रित विधि नहीं है, तो बालक केंद्रित विधि कौन सी नहीं है, व्याख्यान विधि बालक केंद्रित नहीं है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न हमारे पास है, समूह चर्चा विधि का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ऑप्शन 1 दे रखा है ज्ञान का विस्तार, ऑप्शन 2 दे रखा है नेतृत्व कौशल का विकास, ऑप्शन 3 दे रखा है व्यक्तिगत अध्ययन करवाना, ऑप्शन 4 दे रखा है प्रश्न हल करना, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो समूह चर्चा विधि का प्रमुख जो उद्देश्य है वो ज्ञान का विस्तार नहीं है, व्यक्तिगत अध्ययन नहीं है और प्रश्न हल करना भी नहीं है। नेतृत्व कौशल का विकास होना चाहिए बालक के अंदर। अगर समूह में बैठ के हमने जैसे एक समूह बनाया और उसका एक लीडर बना दिया, हमने 5 बच्चों का एक समूह बनाया भाई, हमने इसका एक लीडर बना दिया भाई, इस काम को आप इस तरीके से करोगे, तो जो उसका लीडर है या जो भी है तो उसमें क्या होगा, मतलब उन बच्चों को हैंडल करने की जो क्षमता है या नेतृत्व करने का जो क्षमता है उसका विकास होगा। तो इसके अंदर हम मानेंगे नेतृत्व कौशल का उनके अंदर क्या होगा, विकास होगा। सही आंसर इसका रहेगा अपना बी। वैसे ज्ञान का विस्तार भी होगा, व्यक्तिगत अध्ययन तो होगा ही, पर्सनल करना, ये सारी चीजें होगी, लेकिन जो हमारा सही आंसर ज्यादा उपयुक्त ज्यादा बेस्ट आंसर रहेगा वो रहेगा नेतृत्व कौशल का विकास करना। तो सही आंसर इसका रहने वाला है बी। इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, मोंटेसरी विधि में शिक्षा का आधार क्या है। ऑप्शन 1 दे रखा है बालक की स्वाभाविक रुचि, ऑप्शन 2 दे रखा है शिक्षक का निर्देशन, ऑप्शन 3 दे रखा है पाठ्यक्रम की जटिलता, ऑप्शन 4 दे रखा है परीक्षा का स्तर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो ये जो तीनों ऑप्शन नीचे के आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये प्रश्न शिक्षक की ओर जा रहे हैं, शिक्षक की ओर जा रहे हैं, इसमें बालक से संबंधित कोई बात नहीं की गई, तो ये प्रश्न जो है ये ऑप्शन है तीनों ही डिलीट हो जाए, तीनों ही मतलब इसका आंसर नहीं होगा। मोंटेसरी विधि में जो शिक्षा का आधार है वो है बालक की स्वाभाविक रुचि, बालक की स्वाभाविक रुचि। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा, बालक की स्वाभाविक रुचि को मोंटेसरी विधि में ध्यान में रखा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा जो है वो है, आशु भाव विधि का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ऑप्शन 1 दे रखा है ज्ञान अर्जित करना, ऑप्शन 2 दे रखा कौशल का विकास करना, ऑप्शन 3 दे रखा शिक्षा के माध्यम से नैतिकता का विकास करना, ऑप्शन 4 दे रखा बालक की अभिव्यक्ति का विकास करना, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो आशु भाव विधि या इसको बोलते हैं आशु भाषण विधि, आशु भाव विधि या आशु भाषण विधि इसको बोलते हैं। इसके अंदर होता क्या है कि एक पात्र लिया जाता है, एक पात्र में काफी सारी जो पर्चियां होती है उनको रखी जाती है, फिर एक एक बच्चे से बोला जाता है कि भाई आप इनमें से एक पर्ची को निकालिए, और उसमें जो टॉपिक लिखा होता है उसमें क्या एक टॉपिक दिया होता है, उसमें से उस टॉपिक के ऊपर आपको 1 या 2 मिनट या 3 मिनट या 5 मिनट बोलना होता है। तो ये होती है आशु भाषण विधि। और इससे होता क्या है कि बालक में जो अभिव्यक्ति है उसका विकास होता है। क्या होता है, बालक में अभिव्यक्ति का विकास होता है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर डी। सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, व्याख्यान विधि किस स्तर की कक्षा के लिए अधिक प्रभावी मानी जाती है। अधिक प्रभावी मानी जाती है, प्रभावी तो ये खैर निम्न कक्षाओं के लिए भी है, लेकिन अधिक प्रभावी मानी जाती है। ऑप्शन 1 दे रखा प्राथमिक स्तर, ऑप्शन 2 दे रखा उच्च प्राथमिक स्तर, ऑप्शन 3 दे रखा उच्च माध्यमिक स्तर, ऑप्शन 4 दे रखा है पूर्व माध्यमिक, ऑप्शन 4 दे रखा पूर्व प्राथमिक स्तर, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। प्राथमिक स्तर होता है 1 से 5 तक का, उच्च प्राथमिक हो जाएगा 6 से 8 तक का, उच्च माध्यमिक हो जाएगा 11 12, और पूर्व प्राथमिक हो जाएगा जैसे LKG UKG वगैरह जो चलती है हमारे, वो होती है पूर्व प्राथमिक स्तर। तो उच्च माध्यमिक जो स्तर है ये हो जाएगा हमारा 9 से 12, 9 से 12, 11 से 12 नहीं, 9 से 12 उच्च माध्यमिक स्तर हो जाता है। इसके बाद में जो इसका सही आंसर रहेगा, किस स्तर की कक्षा के लिए अधिक उपयोगी, तो ये उच्च माध्यमिक स्तर के लिए अधिक उपयोगी है। अधिक उपयोगी किसके लिए है, उच्च माध्यमिक स्तर के लिए, उच्च माध्यमिक स्तर के लिए अधिक उपयोगी है। वैसे 6 से 8 में भी जो व्याख्यान विधि है उसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो अधिक उपयोगी जो मानी है वो मानी है 9 से 12 विधि में, क्योंकि इस जो 9 से 12वीं जो क्लास है इसके अंदर बच्चों की उम्र भी काफी अच्छी, मतलब 15 साल तक तो मान ही लो, 15 साल तो लगभग हो ही जाती है। तो इसमें बच्चे थोड़े समझदार भी हो जाते हैं, तो वो व्याख्यान विधि को इतना मतलब नीरस नहीं होते, वो भी व्याख्यान विधि को सुनते हैं। अगर वो पढ़ाने वाला अच्छे मतलब अच्छा हो तो वो प्रभावी विधि रहती है व्याख्यान विधि उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 9 है, हीरबार्ट या इसको बोलते हैं हर्बर्ट, हर्बर्ट हर्बर्ट की शिक्षण विधि में कितने चरण है। ऑप्शन 1 दे रखा है 3, ऑप्शन 4 दे रखा, ऑप्शन 2 दे रखा है 4, ऑप्शन 3 दे रखा है 5, ऑप्शन 6 दे रखा है, ऑप्शन 4 दे रखा है 6, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो हर्बर्ट की जो शिक्षण विधि है उसमें 5 पद है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या है। तो हर्बर्ट ने सबसे पहले दिए हैं, एक तो है हर्बर्ट के सोपान, हर्बर्ट के सोपान, एक है हर्बर्ट की पंचपदीय विधि, हर्बर्ट की पंचपदीय विधि, और एक है हर्बर्ट की वर्तमान में जो चल रही है संशोधित या वर्तमान
संशोधित या वर्तमान वर्तमान पंचपदीय विधि। हर्बर्ट की ये तीनों चीजें, हर्बर्ट की पंचपदीय विधि, थोड़ा सा समझ लो इसको, एक ही बार में समझा जाएगा। तो हर्बर्ट ने सबसे पहले 4 सोपान दिए। एक तो दिया स्पष्टता, दूसरा दिया इन्होंने व्यवस्था, तीसरा इन्होंने दिया संबंध, और चौथा दिया इन्होंने विधि या मेथड, विधि या तरीका। अब हुआ क्या, स्पष्टता को दो मनोवैज्ञानिक और आए, जीलर और सरल, जीलर और सलर, जीलर एवं सलर, सलर, ये दो मनोवैज्ञानिक आए और इन्होंने जो स्पष्टता वाला जो भाग था इसको तोड़कर दो भागों में बांट दिया। तो एक तो इन्होंने कर दिया प्रस्तुतिकरण, प्रस्तावना, सबसे पहले प्रस्तावना, और एक कर दिया इन्होंने प्रस्तुतिकरण, दूसरा क्या कर दिया प्रस्तुतिकरण। इसके बाद में तीसरा इन्होंने व्यवस्था को ऐसे कैसे रखा, व्यवस्था को ऐसे कैसे रखा, और संबंध को बदल दिया इन्होंने तुलना से, तुलना से, और इसके बाद में इन्होंने रखा सामान्यकरण, सामान्यकरण। तो ये 5 जो पद है ये है हर्बर्ट की पंचपदीय विधि। इसमें फिर आगे भी संशोधन हुआ और वर्तमान में जो हर्बर्ट की पंचपदीय विधि चल रही है वो कुछ इस प्रकार से है। पहले नंबर पे वही प्रस्तावना है, दूसरे पे जो है प्रस्तुतिकरण है, तीसरी पे तुलना आ गई, तीसरे पे क्या आ गई तुलना, व्यवस्था को इन्होंने हटा दिया, तीसरे पे तुलना लिया है, और चौथे पे इन्होंने रख दिया फिर सामान्यकरण को। पांचवे पे था इसमें, इसमें इन्होंने सामान्यकरण को चौथे पे लिया है, और लास्ट में इन्होंने रख दिया प्रयोग। यानी कि सबसे पहले प्रस्तावना होगा, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर तुलना होगी, फिर उस ज्ञान का सामान्यकरण होगा, बालक कितना उसको प्रयोग कर रहा है। तो ये हर्बर्ट की जो शिक्षण विधि है इसको हर्बर्ट की पंचपदीय विधि बोलते हैं। इसमें 5 चरण होते हैं। सही आंसर इसका रहेगा, तो इसमें एक तो इंपॉर्टेंट ये है कि हर्बर्ट की पंचपदीय विधि में प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण को किसने जोड़ा, तो जीलर और सलर नामक जो मनोवैज्ञानिक थे इन्होंने इस विधि को इन दोनों, मतलब जो दोनों भाग है प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण को इसमें ऐड किया। सही आंसर इसका रहेगा 5वां। और ये एक इनका जो वर्तमान में है, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो ये चल रहा है, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यकरण और प्रयोग, तो ये वाला याद होना चाहिए, इसमें से पूछ ले जाते हैं। और ये पहले की विधि है, इनकी वर्तमान विधि है। इसके बाद में अगला जो हमारा प्रश्न है वो है हमारा, डिस्कवरी विधि में शिक्षक का मुख्य कार्य होता है। ऑप्शन 1 दे रखा है छात्रों को व्याख्यान देना, ऑप्शन 2 दे रखा है छात्रों को जानकारी देना, ऑप्शन 3 दे रखा है छात्रों को खोज के लिए प्रेरित करना, ऑप्शन 4 दे रखा है परीक्षा लेना, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो डिस्कवरी विधि में शिक्षक का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है छात्रों को खोज के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो हमारा प्रश्न है, कौन सी विधि में अनुभव से सीखने पर जोर दिया जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है प्रयोगात्मक विधि, ऑप्शन 2 दे रखा है व्याख्यान विधि, ऑप्शन 3 दे रखा है पाठ्य पुस्तक विधि, ऑप्शन 4 दे रखा है परियोजना विधि, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो कौन सी विधि में अनुभव से सीखने पर जोर दिया जाता है, तो अनुभव से सीखने पर जो जोर दिया जाता है वो प्रयोगात्मक विधि में दिया जाता है। अब इसमें परियोजना विधि क्यों नहीं सही आंसर रहेगा, उसका कारण ये है कि ज्यादा जो अनुभव से सीखने में जो जोर मिलता है, अनुभव से सीखने में जोर मिलता है वो मिलता है प्रयोगात्मक विधि में। कौन सी मिलता है, प्रयोगात्मक विधि में। क्योंकि प्रयोगात्मक विधि में होता क्या है कि प्रत्येक बालक क्या करता है, प्रयोग करके देखता है प्रत्येक बालक। परियोजना विधि में हो सकता है कि शायद आपको एक ग्रुप दे दिया जाए या आपको घर के लिए कुछ टाइम दे दिया जाए कि भैया आप इसको घर से बना के लाओ, तो हो सकता है वो अपने माता पिता से बनवा ले, अपने भाई बहन से बनवा ले, या अपने से कोई भी बड़ा जो है उससे ये कार्य करवा ले। तो परियोजना विधि को इसमें सही आंसर नहीं माना है, प्रयोगात्मक विधि को इसमें सही आंसर माना है। अगर इसमें प्रयोगात्मक नहीं होता तो परियोजना विधि सही होने वाला था। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। इसके बाद में अगला जो हमारा प्रश्न है, बालक की रचनात्मकता का विकास किस विधि से होता है। ऑप्शन 1 दे रखा मूक पाठन विधि, ऑप्शन 2 दे रखा संवाद विधि, ऑप्शन 3 दे रखा गतिविधि विधि, ऑप्शन 4 दे रखा परीक्षा विधि, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो बालकों की रचनात्मकता का जो विकास होता है वो होता है गतिविधि आधारित, यानी क्रिया आधारित विधियां जो होती है उनमें जो उनकी रचनात्मकता होती है उनका विकास होता है, क्रिया आधारित विधियां। अब इनमें कौन कौन सी विधियां हैं, एक तो हो गई समस्या समाधान विधि हो गई, समस्या समाधान हो गई, एक इसके अंदर हो गई प्रयोगात्मक विधि हो गई, प्रयोगात्मक अन्वेषण विधि हो गई, खोज विधि हो गई, इसको ह्यूरिस्टिक विधि भी इसको बोलते हैं, ह्यूरिस्टिक विधि हो गई, एक परियोजना विधि हो गई, परियोजना विधि हो गई, एक खेल आधारित जो विधियां हैं ये भी क्रिया आधारित विधि है, तो खेल आधारित विधि जो है। इस प्रकार की जो विधियां हैं ये बालकों में रचनात्मकता का विकास करती है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है। ऑप्शन 1 दे रखा जॉन डेवी, ऑप्शन 2 दे रखा हीरबार्ट, ऑप्शन 4 दे रखा प्लोटो, ऑप्शन 4 दे रखा रूसो, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो प्रोजेक्ट विधि के जो जनक है वो है जॉन डेवी। कौन है, जॉन डेवी। कई जगह क्लिपेट्री का नाम भी आता है, लेकिन ऑप्शन में अगर जॉन डेवी दे रखा है तो जॉन डेवी इसका सही आंसर रहने वाला है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए।
इसके बाद में अगला जो हमारा प्रश्न है वो है प्राकृतिक शिक्षण विधि का प्रस्तावक कौन है। ऑप्शन 1 देखा रूसो, ऑप्शन 2 देखा प्लेटो, ऑप्शन 3 देखा गांधी जी, ऑप्शन 4 देखा टैगोर, ऑप्शन 5 देखा अमृत पसंद। तो प्राकृतिक शिक्षण विधि का जो प्रस्तावक है वो है रूसो। कौन है? रूसो। हालांकि गांधी जी ने भी प्राकृतिक शिक्षा को लेकर बात की है, लेकिन इसका जो सही आंसर विधि का प्रस्तावक है रूसो। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में अगला हमारा प्रश्न है बालक क्रिया के माध्यम से सीखता है, ये किस विधि का सिद्धांत है। ऑप्शन 1 दे रखा है संवाद विधि, ऑप्शन 2 दे रखा है गतिविधि विधि, ऑप्शन 4 दे रखा है, ऑप्शन 3 दे रखा है खोज विधि, ऑप्शन 4 दे रखा है व्याख्यान विधि और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो बालक क्रिया के माध्यम से सीखता है, ये किस विधि का सिद्धांत है। तो ये है गतिविधि आधारित जो शिक्षण होता है उसके अंदर है। खोज विधि इसी के अंदर शामिल है, तो सही आंसर इसका रहेगा गतिविधि। गतिविधि विधि यानी कि क्रिया आधारित जो विधियां हैं इन्हीं को गतिविधि बोलते हैं। क्रिया आधारित जो विधि है इन्हीं को गतिविधि आधारित हम बोल सकते हैं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला हमारा जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 है शिक्षण की कौन सी विधि दूरस्थ शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है। ऑप्शन 1 दे रखा है संवाद विधि, ऑप्शन 2 दे रखा है व्याख्यान विधि, ऑप्शन 3 दे रखा है ई लर्निंग विधि, ऑप्शन 4 दे रखा है परियोजना विधि, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो शिक्षण की कौन सी विधि दूरस्थ शिक्षा के लिए उपयुक्त है। तो यह है ई लर्निंग। ई लर्निंग का मतलब हो गया विभिन्न जो ये मतलब साइट्स हैं उनके माध्यम से जो हम अध्ययन कर रहे हैं। जैसे आप यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हो, कुछ लोग अलग माध्यम से जैसे सब टीचर्स ने अपना एप्लीकेशन लॉन्च कर रहा है। तो ये जो सब विधियां हैं ये कौन सी में आती है? ई लर्निंग विधियां ये कहलाती है। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा जो है वो है प्रश्न नंबर 17 है समय से समाधान विधि के अनुसार शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए। ऑप्शन 1 दे रखा है समस्या देना चाहिए, ऑप्शन 2 दे रखा है हल समझना और समझाना, ऑप्शन 3 दे रखा है समाधान की जांच करना, ऑप्शन 4 दे रखा है समस्या की पहचान करना, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो समस्या समाधान विधि के अनुसार अगर बालक को समस्या दे दी गई है, समस्या समाधान विधि का मतलब ये है कि उसके बालक के सामने क्या है एक समस्या है, तो समस्या देना तो ये नहीं होगा इसका आंसर। तो सबसे पहले क्या करेगा वो समस्या की पहचान करेगा। क्या करेगा? समस्या की पहचान करेगा। सही आंसर ये रहेगा ऑप्शन नंबर डी। भाई समस्या समाधान विधि का मतलब ये है कि बालक के सामने एक समस्या है पहले से ऑलरेडी, तो हम क्या करेंगे पहले समस्या की पहचान करेंगे भाई कौन सी समस्या है, और उसके बाद में उसको समझाएंगे, समाधान की जांच करेंगे, समाधान की जांच नहीं उसके बाद में हल समझाएंगे उसको, फिर लास्ट में क्या करेंगे समाधान की जांच करेंगे। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला हमारा प्रश्न है कहानी विधि किस विषय के शिक्षण के लिए अधिक उपयुक्त है। ऑप्शन 1 दे रखा गणित, ऑप्शन 2 दे रखा सामाजिक विज्ञान, ऑप्शन 3 दे रखा विज्ञान, ऑप्शन 4 दे रखा भाषा, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। कहानी विधि किस विषय के शिक्षण के लिए अधिक उपयुक्त है। तो गणित के लिए हो सकता है, हो सामाजिक विज्ञान के लिए भी हो सकता है, विज्ञान के लिए भी हो सकता है, लेकिन कहानी विधि का जो सबसे ज्यादा उपयोग या सबसे अधिक जो प्रभावी वो रहेगी भाषा शिक्षण में। जैसे हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, संस्कृत हो गया, इनमें जो कहानियां हैं वो चल जाती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 4। अधिक शब्द दे रखा है ना, इसलिए अधिक उपयुक्त है भाषा शिक्षण के लिए। उपयुक्त तो ये सबके लिए हो सकती है। गणित में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें हम कहानी के माध्यम से बालक को समझा सकते हैं। सामाजिक में तो हिस्ट्री है तो उसके अंदर तो हम इन कहानियां सुना के पढ़ा सकते हैं उसको, और विज्ञान में भी काफी चीजें ऐसी है जो इतिहास को जोड़ती है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा डी। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा है निम्न में से कौन सा शिक्षण का अप्रत्यक्ष तरीका है। ऑप्शन 1 दे रखा है निर्देश देना, ऑप्शन 2 दे रखा है पर्यवेक्षण, ऑप्शन 3 दे रखा है चर्चा करना, ऑप्शन 4 दे रखा है समूह गतिविधि, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। निम्न में से कौन सा शिक्षण का अप्रत्यक्ष का मतलब हो गया समूह गतिविधि। समूह गतिविधि में अप्रत्यक्ष रूप से बालक को ज्ञान मिलता रहता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 20 है प्रमुख कार्य आधारित शिक्षण को क्या कहा जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है एकल शिक्षण, ऑप्शन 2 दे रखा है सहकारी शिक्षण, ऑप्शन 3 दे रखा है व्याख्यान विधि, ऑप्शन 4 दे रखा है अनुभवात्मक शिक्षण, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो समूह कार्य आधारित जो शिक्षण होता है उसको सहकारी शिक्षण कहा जाता है, कोऑपरेटिव शिक्षण, यानी कि एक दूसरे की मदद से सीखना। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका। तो दोस्तों ये थे हमारे टीचिंग मेथड के आज के 20 प्रश्न। एक बार आपको अच्छे लगे हो तो आप नीचे कमेंट जरूर करें, और इसी प्रकार के और भी प्रश्नों की पीडीएफ के लिए आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है आरके विद एजुकेशन उसको ज्वाइन जरूर कर ले। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप अगर नहीं मिलता है तो आप वहाँ पे जाकर टेलीग्राम में सर्च भी कर सकते हो आरके विद एजुकेशन। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट करें तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जो भी साथी आपकी तैयारी कर रहे हैं उनके पास चैनल को शेयर जरूर करें। और ऐसे वीडियो देखने तथा और भी अन्य जॉब संबंधी अपडेट के लिए आप हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें।